समझना। अगर कहें तो ये जो है वो सपेरा यानी कि सांप वाला जो टॉपिक है जिसको कहें आप, तो कालबेलिया भी लिखा है। तो कालबेलिया का मतलब क्या है? तो यहाँ पर एक पूरा लड़का रहता है और वो ही अपने अनुभव शेयर करता है कि किस प्रकार से जो है वो उनके यहाँ पर जो है वो चीजें होती हैं। वो जो लड़का है वो इसी समुदाय से बिलोंग करता है, यानी कि आपका जो सांप पालने वाले लोग हैं उन्हीं समुदाय से ये लड़का जो है वो आपका आता है। तो ये बच्चा कहता है कि हमारा जो परिवार है पूरा, हम लोग सांप पालते भी हैं, उनका संरक्षण भी करते हैं, लेकिन उनसे हम एक प्रकार से अपने आय का एक स्रोत भी उनको बना लेते हैं। लेकिन किस प्रकार से आय का स्रोत बनाते हैं वो भी एक कानूनी तरीका बताया गया है। ये नहीं कि उसको मार करके उसकी खाल को बेच दें या उसको मार करके किसी अन्य चीजों के लिए उसका क्या करें, उपभोग करें, तो ऐसा नहीं करते हम जो कानूनी तरीका है उन्हीं प्रकार से सांपों को रखते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उन्हीं से कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है वो आपका एक लड़का सुनाता है कि हम उसी समुदाय से आते हैं। तो वो कहता है कि जो ये समुदाय है सांप पालने वाले लोगों का, उनको कालबेलिया ही कहा जाता है। यानी कि जो उनका परिवार रहेगा, जो लोग सांप पालेंगे, उन लोगों को ही क्या कहा जाएगा, कालबेलिया कहा जाएगा। वो कहानी सुनाता है कि जो मेरे दादाजी हैं वो सबसे पहले दादाजी के दादाजी भी यही काम करते थे, यानी परदादा भी यही काम करते थे। परदादा ने हमारे दादाजी को सिखाया, दादाजी ने पिताजी को सिखाया और पिताजी जो है वो मुझे सिखा कर गए हैं ये काम। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैतृक काम जो है वो चला आ रहा है और हम लोग इनको क्या करते हैं, निभाते हैं, इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इसमें होता क्या है या करना क्या पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं, केवल हमें सांपों की बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई सांप काट लेता है तो अगर उस सांप ने काटा है तो उसको जहर निकालने का तरीका कि कैसे जहर निकाला जाता है, साथ में जिस सांप ने काटा है उस सांप के काटने की दवा क्या होगी, वो औषधि के रूप में, प्राकृतिक जड़ी बूटी के रूप में हम लोगों को पता होती है, क्योंकि हमारे दादा और परदादा हम लोगों को क्या कर गए हैं, बता गए हैं। तो उसकी सहायता से हम लोगों की क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि उसको इस सांप ने काट लिया है तो फिर हम जाते हैं और उस व्यक्ति की क्या कराते हैं, मदद कराते हैं। बदले में वो हमें कुछ अनाज दे देता है, खाने पीने का सामान दे देता है, हो सके तो कहीं से हमको मुद्रा यानी कि धन दौलत भी मिल जाती है। उसी से हमारा क्या होता है, भरण पोषण जो है वो चलता रहता है या पालन पोषण चलता रहता है। यानी एक प्रकार से पूरी कहानियां जो है वो कालबेलियों के बारे में बताई गई है। ये दिखाया ही है कि जो आपका कालबेलिया है ये सांप को क्या कर रहा है, दिखा रहा है लोगों को। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर क्या। तो ये पहला ही कहा गया है कि सपेरों को किस नाम से जाना जाता है, तो कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सपेरा रहेंगे उनको हम किस नाम से जानेंगे, तो उनको हम कालबेलिया के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। फिर अगर कहें कि ये कहां पर निवास करते हैं, तो मुख्य रूप से ये जो सपेरा है या जो कालबेलिया है ये दक्षिण भारत में क्या करते हैं, निवास करते हैं। दक्षिण भारत में भी किस जगह, तो स्पेशली दक्षिण भारत में कुछ जगह हैं, जैसे कि आपका सौराष्ट्र यानी कि जो गुजरात वाला भाग है, महाराष्ट्र वाला भाग है, तो वहां पर सौराष्ट्र, गुजरात और आपका राजस्थान। सौराष्ट्र अगर कहें तो ये लिखा है कि जो कि आपका तमिलनाडु में है, तो पूरा दक्षिण भारत वाला जो राज्य है वो यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग कवर करते हैं। तो अधिकतर जो सांपों की प्रजातियां हैं, वो सांपों की प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आप कहोगे कि ये जो है वो आपकी दक्षिण भारत में जो है वो अधिक पाई जाती हैं। यहाँ पर इन लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। अब कहें आगे चलते हैं और यहीं पर एक डिजाइन दिखाई गई है, ये देख रहे हो आप। इस प्रकार से सांपों की आकृति जैसे ये डिजाइन दिखाई गई है, बीच में जो है वो आपका व्यक्ति बीन बजा रहा है, लेकिन चूंकि वो तो दिखाया गया, लेकिन ये जो डिजाइन दिखाई गई है आड़ी तरीछी, जैसे सांप की कोई स्ट्रक्चर बनी हो या कोई सांप आपका बैठा हो, तो वो कहते हैं इस आकृति को क्या कहा जाता है, इस डिजाइन को क्या कहा जाता है, तो इस आकृति को भी कहा जाता है नाग गुम्फन। तो याद रखना, ये ऐसी डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। इस डिजाइन को, ये डिजाइन कहां कहां प्रयोग की जाती है, तो जहां पर ये सब कालबेलिया लोग रहते हैं, ये कालबेलिया लोग जहां रहेंगे वहीं पर ध्यान रखना है, जो कालबेलिया लोग जहां रहेंगे वहीं इन लोगों के मकानों पर, इन लोगों के घरों पर, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कपड़ों पर रंगाई के लिए, कढ़ाई के लिए, यहाँ तक कि आपकी दीवारों को सजाने के लिए इस प्रकार की डिजाइन का उपयोग किया जाता है।
इसको ही हम नाग गुम्फन के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार से अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि नाग गुम्फन क्या है, तो कालबेलिया समुदाय के द्वारा अपनी दीवारों पर रंगोली में कढ़ाई के लिए, दीवारों को सजाने के लिए जिस डिजाइन का प्रयोग किया जाता है वो डिजाइन आपकी क्या कहलाती है, कालबेलिया के नाम से जानी जाती है। ये लिखा भी है, सांपों की आकृति जैसी रंगोली या डिजाइन, यानी कि जो सांपों की आकृति जैसी रंगोली या डिजाइन या कलाकृति रहेगी जो उत्सवों पर घरों में सजावट के तौर पर प्रयोग की जाती है, यही डिजाइन जो है वो नाग गुम्फन के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। इसको क्या कहते हैं, नाग गुम्फन कहते हैं। आगे चलते हैं सर। अगर कहें सपेरे सांप के कटे हुए निशान से पहचान कर लेते हैं कि आखिर किस सांप ने इस व्यक्ति को काटा है, समझना। ये कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है बुलाने के लिए कि चलिए और हमारे किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है, तो हम जाते हैं वहां और उस व्यक्ति के कटे हुए भाग को, जहां जिस स्थान पर सांप ने काटा हुआ होता है, उस स्थान को देखकर पता कर लेते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को किस सांप के द्वारा काटा गया है। और हम फिर उसी सांप जिस सांप ने उस व्यक्ति को काटा है उसी प्रकार की दवा का क्या करते हैं, उसके उपचार के लिए प्रयोग कर लेते हैं। अब ये दवा हमको कहाँ प्राप्त होती है, तो ये जंगलों से हमको जड़ी बूटियों से ये दवा जो है वो प्राप्त हो जाती है। जंगलों में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सांपों के विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या होती हैं, कारगर या उपयोगी होती हैं। अब वो कहता है ये किसने बताया हमें, तो ये हमारे दादा और परदादा जो है वो क्या कर गए हैं, हम लोगों को बता गए हैं कि किस दवा का क्या उपयोग है। तो याद रखना कि सपेरे सांप के कटे हुए स्थान या निशान से पहचान लेते हैं कि आखिर किस सांप ने इस व्यक्ति को क्या किया है, काटा है। सपेरे जंगल से और पौधे से बहुत सी दवाइयां बनाते हैं, यानी कि सपेरे जो है वो जंगलों से और पौधों से बहुत सी दवाइयां क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं और इकट्ठा करते हैं, और इनका ही उपयोग क्या करते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए क्या करते हैं। सांप किसान के लिए सहायता के रूप में कार्य करते हैं, ये पहले ही हमने आपको बताया है। एक प्रकार से इसको भी सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये लिखा भी है कि वह खेतों में पाए जाने वाले चूहों को क्या कर जाते हैं, सर्प खा जाते हैं, नहीं तो चूहे फसलों को क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। इसलिए सर्पों को किसान का मित्र कहा गया और चूहों को किसान का मित्र नहीं कहा गया। आगे ही चलते हैं। तो यहाँ पर जो सांप के प्रकार बताए गए हैं, भारत में 4 सांप के मुख्य प्रकार बताए गए हैं। उन 4 सांपों के मुख्य प्रकार में आपको सबसे पहले देखना है ये नाग, यानी कि सबसे खतरनाक जो है वो आपका सर्प प्रजाति का जो सर्प है वो आपका नाग है, जिसको किंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको किंग कोबरा भी कहते हैं। ये आपने देख रहा है कि ये एक प्रकार से जो है वो सांप है। इसके ऊपर ये आप देख रहे हो 2 पदम भी जो है वो आपके रखे हुए होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो है वो आपके पदम भी आपको रखे हुए मिलेंगे। ये आपके इस प्रकार के पदम रखे हुए मिलेंगे, यानी कि एक प्रकार से जो है वो आपका ये किंग कोबरा है, एकदम काला रंग का होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसका विष भी जो है वो बहुत ही आपका खतरनाक होता है। चलिए आगे कहें, अगर इसकी विशेषता अगर कहें नाग की, तो नाग की कुछ विशेषताएं भी आपको याद रखनी है, वो हम आपको बताते हैं नीचे, लेकिन पहले कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेंगे जिससे देखना। यहाँ नाग की ही विशेषता बताई गई है। क्या बताया गया है कि किंग कोबरा के बारे में, ये कभी भी क्या नहीं करता है, ये नाग कभी किसी भी जीव के बिल का उपयोग नहीं करता है, यानी कि जो नाग रहेगा वो कभी भी किसी दूसरे जीव के बिल का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब और सांप रहेंगे, जैसे आपको ये 4 सांपों की कैटेगरी बताई है, जैसे अफवाहिया हुआ, ये आपके दुबोइया हुए, ये आपके करैत हुए, और ये आपका जो है वो सबसे ऊपर जो है वो नाग हुआ। तो 4 प्रकार के सांप हैं। उन 4 प्रकार के सांपों में अगर देखें तो ये जो सबसे ऊपर है वो नाग है, जिसको किंग कोबरा आप कहते हो। यदि कहें ये आपका करैत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये जो है वो आपको दोइया के नाम से जाना जाता है, और अगर कहें तो ये आपका जो सांप है वो अफाई के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से प्रकार जो है वो नाग के पूछे गए हैं। चलिए अब जो बात कहें कि इन 4 प्रकार के सांपों में, चाहे वो अफाई हो, चाहे दोइया हो, चाहे करैत हो और चाहे नाग हो, इस चारों के चारों सांपों में सबसे खतरनाक सांप जो है तो वो नाग की कैटेगरी को ही माना जाता है, यानी कि नाग ही सबसे खतरनाक होगा। नाग के बारे में विशेषता बताई गई, ये कभी भी किसी दूसरे जीव के बिल को अपना बिल नहीं बनाता। मतलब जैसे दोइया हुआ, अफाई हुए, करैत हुए, ये तो चूहे के बिल को ही अपना बिल बना लेंगे, खरगोश के बिल को अपना बिल बना लेंगे, यानी कि जो चूहे वगैरह रहते हैं उनके ही बिलों में अपना बिल बना लेंगे, अंडे वगैरह रख देंगे। लेकिन जो नाग रहेगा ये कभी भी दूसरे के बिलों को क्या नहीं करता है, अपना बिल नहीं बनाता, अपना घोंसला नहीं बनाता। ये अपने घोंसले का क्या करता है, स्वयं ही स्थान करता है, यानी कि स्वयं ही क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो याद रखना यह जो आपका जीव है
दूसरे के घोंसले का कभी भी प्रयोग नहीं करेगा, दूसरे के बिल का कभी प्रयोग नहीं करेगा। यह स्वयं घोंसले को क्या करेगा, तैयार करेगा, या स्वयं घोंसले का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अपने अंडों की सुरक्षा के लिए ये ऐसा करता है, क्योंकि अपने अंडों की सुरक्षा के लिए, अपने अंडों की सुरक्षा के लिए ये खुद स्वयं क्या करता है, अपने नए बिल का क्या करता है, निर्माण करता है। लेकिन एक समस्या यह भी है, चूंकि नांग जो रहती है वो आपकी जो बच्चे होते हैं जैसे ही उसके जन्म लेते हैं तो अपने ही बच्चों को ये क्या कर जाती है, खा जाती है। यानी कि जो आपकी, जिसको आप नागिन कहें, जो बच्चों को जन्म देने के बाद, यानी कि अंडे से बच्चे निकलते हैं, तो अधिकतर आपके बच्चों को क्या कर जाती है, ये खा जाती है। एक दो ही हैं जो आपके बच पाते हैं, जो इधर उधर कहीं से निकल जाए और निकल भागे, नहीं तो ये लगभग सारे बच्चों को क्या कर जाती है, स्वयं ही क्या खा जाती है। तो यही लिखा है, लेकिन ये स्वयं अपने बच्चों को क्या कर जाता है, खा भी जाता है। चलिए, सांप के पास अगर कहें तो दो खोखले जो है वो आपके दांत होते हैं। ऐसा आपको याद रखना है कि सांप के पास अगर कोई पूछता है कि कितने आपके वो होंगे, तो सांप के पास जो है वो आपके दो दांत होते हैं, और दोनों के दोनों जो दांत रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, खोखले दांत के रूप में जो है वो जाने जाएंगे। अब कोई कहे ये खोखले दांत क्या, तो ये वही खोखले दांत हैं जिनकी सहायता से यह दूसरों को क्या करता है, जहर इंजेक्ट करता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि वो यूं मुंह रहता है, मुख से जीभ जैसी निकालता है और फिर उसी से क्या कर देता है, डस लेता है। तो वो जो जीभ बाहर निकालता है वही उसके खोखले दांत के रूप में क्या किए जाते हैं, एक प्रकार से जाने जाते हैं। जैसे आपने देखा हो भी, अगर यहाँ पर दिया होगा चित्र तो हम बताएंगे, क्योंकि इतना स्पष्ट नहीं है कि आपको दिखे, क्योंकि हमने इसको अलग से नहीं लिया है। नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखना, सांप के पास दो खोखले दांत रहेंगे। पेपर में कई बार पूछा गया है क्या सांप के पास चार खोखले दांत रहते हैं, तो जी नहीं, सांप के पास चार खोखले दांत नहीं रहते। सांप के पास जो है वो केवल दो खोखले दांत रहते हैं। इन्हीं दो खोखलों दांतों से वो मनुष्य के शरीर में जहर प्रवेश करने में क्या कराता है, मदद कराता है। यानी इन्हीं दो दांतों के माध्यम से, खोखले दांतों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में क्या करेगा, जहर प्रवेश करा देगा। अगर कहें जब भी सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके विष को काटने की दवा भी उसी के विष से बनाई जाती है। मतलब क्या, जैसे नाग ने काटा है, तो अगर नाग ने काटा है और व्यक्ति को अगर ठीक करना है तो उसको जिस दवा से ठीक किया जाएगा वो नाग के विष से ही तैयार की जाएगी। वो दवा उसी से उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। और अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में किसी सर्प के काटने के कारण से किसी भी सरकारी अस्पताल में, यानी कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में किसी भी सर्प के काटे जाने के कारण ठीक होने वाली दवा जो है वो सुरक्षित रखी जाती है, और उसको सीरम के नाम से जानते हैं। यानी कि सीरम के नाम से वो दवा जो है वो आपको हॉस्पिटल या अस्पताल में उपलब्ध रहेगी, सरकारी समस्त अस्पतालों में। तो यहाँ पर ये कहा है, जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके विष काटने की दवा उसके ही विष से क्या की जाती है, तैयार की जाती है। यहाँ पर एक नृत्य है, ये दिखाया गया है। ये व्यक्ति है जो उल्टी मुद्रा में जो है उस प्रकार से लेटा है, दिख रहा होगा। यानी कि ये इस प्रकार से पीछे की ओर अपना पूरा यूं किए है, पूरे हाथ जो है उसी प्रकार की वेशभूषा जो है वो धारण किए हुए है, उसी सांप की मुद्रा में जो है वो लेटा हुआ, झुका हुआ है उल्टा। तो इसको क्या कहा गया है, एक कालबेलिया नृत्य कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि जो लोग सांप पालते हैं उन लोगों के द्वारा किस नृत्य को किया जाता है, या कालबेलियों के द्वारा किस नृत्य को किया जाता है, तो कालबेलिया नृत्य ही इन लोगों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य जो है वो क्या कहलाता है, कालबेलिया नृत्य कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है। ये भी कहा है कि हर सरकारी अस्पताल में सीरम के रूप में ये दवा क्या रहेगी, आपकी उपलब्ध रहेगी। आपको इसको याद रखना है। अब अगर कहें सांप की औसत आयु, तो लगभग 10 से 12 वर्ष जो है वो सांप की औसत आयु होती है। सांप के कान नहीं होते, ये भी आप जानते हो, हमने बताया भी था कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें केवल छिद्र पाए जाते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कान नहीं होते हैं। जैसे कि आपका चमगादड़ हुआ, आपका सर्प हुआ, इनमें कान जो है वो नहीं पाए जाएंगे। ये जो सर्प रहेगा फिर ये सुनेगा कैसे? वैसे तो आप देखते हो जब भी बीन बजती है तुरंत की तुरंत सांप जो है वो दौड़ा चला आता है। तो बीन के द्वारा जब कंपन किए जाते हैं उत्पन्न जमीन पर, एक प्रकार से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, कंपन उत्पन्न किए जाते हैं, तो वो जो कंपन है उसको बहुत ही मधुर लगते, और उन्हीं कंपनों को महसूस करके जो सांप है वो क्या करता है, उन्हीं कंपनों की ओर खिंचा चला आता है। वो ये नहीं समझता कि भाई यहाँ पर कोई मधुर ध्वनि या कोई संगीत या कोई
बीन जो है वो बजाई जा रही है, वो सिर्फ यह महसूस करता है कि जैसे कोई मधुर संगीत है या कोई मधुर आवाज है जो क्या हो रही है, यहाँ पर कंपन हो रही है। और वही ध्वनि जमीन के ऊपर उत्पन्न वही ध्वनि उसको क्या करती है, सर्प को आकर्षित करती है। तो याद रखना, सांप के कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए ध्वनि के कंपनों को क्या करता है, महसूस करता है, और उन्हीं को महसूस करके क्या आ जाता है, उन्हीं की तरफ आकर्षित होके चला आता है। सांप किसी भी जीव को भोजन के रूप में क्या करता है, निगल लेता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये खाता नहीं है, चबाता नहीं है, सीधा सीधा क्या कर लेता है, निगल लेता है, और फिर निगल करके ही उसको अंदर ही अंदर क्या कर लेगा, डाइजेस्ट। आपने देखा होगा कहीं कहीं, जो अब कहीं कौन निगल लेगा, जैसे आप छोटे छोटे सर्प को अगर देखो तो मेढक हुए, छोटे मोटे कीड़े हुए, उन लोगों को सीधा क्या कर लेगा, ये मेढक को, चूहों को सीधा निगल लेगा, और फिर उसको अंदर निगल जाएगा, और अंदर ही अंदर जो है वो फिर आपका पड़ा रहेगा एक स्थान पर कई समय तक, और फिर धीरे धीरे उसको क्या कर लेगा, जहर से, अंदर जो शरीर है, जहर है उसके शरीर के अंदर, उसी से वो क्या कर लेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ये नहीं कि उसके अंदर दांत होते हैं ताकि वो उसको चबा चबा के खाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहें तो सांप किसी भी जीव को भोजन के रूप में निगल जाता है, उसको चबाता नहीं है, केवल निगल जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जीव जो है वो अजगर होता है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी फीट होती है, तो लगभग 30 फीट लंबा ये जीव पाया जाता है। ये कुछ बनाए गए हैं, ये देख रहे हो, ये लोग आपके जो है वो बीन बजा रहे हैं। ये बीन है, कोई तुम्बा लिए है, मतलब एक लंबी बीन होगी, एक छोटी बीन होगी, तो कहीं कहीं उसको बीन कहते हैं, कहीं कहीं उसको तुम्बा कहते हैं। तो यही लिखे हैं, बीन हो, तुम्बा हो, खंजरी हो, ढोल हो। ये ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे किससे बनाए जाते हैं, सौखी लौकी से बनाए जा सकते हैं। यानी कि बच्चों के द्वारा इस पाठ में बताया गया है कि तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल, यानी कि केवल ढोल, ढोल मतलब जो बजाने वाला है, उस ढोल को केवल छोड़ दिया जाए, तो ढोल के अलावा बाकी तीन जो रहेंगे, बीन, तुम्बा, खंजरी, ये तीनों के तीनों उसी प्रकार से जो है वो बीन के आकार में रहेंगे। तो इन तीनों को सूखी लौकी से क्या किया जाता है, निर्मित किया जा सकता है। बच्चे लोग निर्मित करके बताते हैं कि उनके दादा परदादा ने उनको बनाना बताया है। जब लौकी लगी लगी सूख जाती है तो उसके अंदर के बीजों को निकाल करके उसको खोखला बना के फिर उसी में क्या कर लिया जाता है, बीन, तुम्बा या खंजरी क्या कर ली जाती है, तैयार कर ली जाती है। तो याद रखना है, ये सब बजा रहे हैं, चाहे वो बीन हो, चाहे खंजरी हो, या तुम्बा हो और ढोल हो। चलिए, ये लिखा भी है, बीन पार्टी के बाजे, यानी कि बच्चे जो बीन पार्टी करते हैं उसके बाजे क्या रहेंगे, बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल। और ढोल के अलावा बाकी तीनों के तीनों बाजे सूखी लौकी से क्या किए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं। तो इतना तुम्हें पढ़ना था, यहां से 1 नंबर का प्रश्न जो है वो बन सकता है, ये तुम्हें याद रखना है सर। चलिए, बात समझ पाए कि नहीं सर? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अब आगे चलें, ठीक है सर। लगभग हमने कहा है कि लगभग आधे टॉपिक आपके हो गए हैं इसमें से, और आधे ही टॉपिक वहां हो गए, मतलब क्लास 4 और क्लास 5 की ईवीएस की जो बुक है, दोनों जगह से 50-50% जो है वो हम टॉपिक करा चुके हैं। 50% और रह गए, तो उनको भी जल्दी खत्म करा रहे हैं, क्योंकि पहले बड़े बड़े टॉपिक लिए हैं, छोटे छोटे टॉपिकों में तो टाइम लगेगा नहीं, वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला पॉइंट समझते हैं, मतलब अगला कंसेप्ट समझना है कि और क्या है। इसके बाद अभी जानवरों में ही हम पढ़ रहे थे, और डॉल्फिन फिश पढ़ लिया था। अब इसके बाद मकड़ी पढ़ रहे थे, तो मकड़ी भी पढ़ लिया था, लेकिन मकड़ी में ही एक टॉपिक जो है वो हम छोड़े हुए थे, और उसको पढ़ लेते हैं। ये मकड़ी के बारे में तो हमने बता दिया था पूरा, मतलब पूरा नहीं कि हमने सब कुछ बताया हो तुम्हें मकड़ी के बारे में। सब कुछ बताने जाएंगे तो पूरा 2 घंटा लग जाएगा मकड़ी के बारे में, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है अपन को सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपकी एनसीईआरटी की किताब में मकड़ी के बारे में दिया गया है। यानी कि जो आपके पेपर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, बस उतना मकड़ी के लिए आपको याद रखना है, बाकी का नहीं। अब कहें तो ये रेशम का कीड़ा रह गया है, तो इस रेशम के कीड़े को पढ़ लेते हैं, और फिर बाद में ये जो है वो आपका केंचुआ पालन बाद में। ये तो हम पढ़ा दिए ना, पूरा पढ़ा दिए, ठीक है। तो बस केवल इसको और पढ़ लेते हैं, जो दिया गया है आपका ये रेशम का कीड़ा। चलिए, तो ये रेशम के कीड़े का पूरा साइकिल है, पूरी प्रोसेस है रेशम के कीड़े की जो बताई गई है। इस रेशम कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। बस इसमें इतने से ही पॉइंट हैं, लेकिन यहां से चूंकि प्रश्न बने हैं थोड़े से, तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखना, यहाँ तो हम आ ही रहे हैं लौट के, अभी यहीं आ रहे हैं लौट के, ठीक है ना, जस्ट थोड़ी देर बाद यहीं आ रहे हैं लौट के। पहले थोड़ा सा और बताते हैं ताकि आप समझ पाओ और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है ना। अगर कोई
दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो और किसी भी प्रकार से सुनना। देखना सर, एक ही बात है, चाहे इस पर समझ लेते हैं तो भी ठीक है और इस पर समझ लेते हैं तो भी ठीक है ना। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसी का, और उसी आधार पर हमको समझना है कि आखिर कौन से पॉइंट जो है वो सही है और कौन से गलत है। जहां भी आपको दिक्कत हो आप पूछने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें इंग्लिश लिखा है, हम सब हिंदी रूल लिख देते हैं। देख लो सर, समझना, ये पूरा का पूरा साइकिल बनाया गया है, तो इसको यहां ले लेते हैं। पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी बातें जो है वो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अगर कहें कि ये तो रेशम कीट का पूरा चक्र है, बिल्कुल सही बात है, ये रेशम कीट का ही पूरा चक्र है। आखिर रेशम कीट के चक्र के बारे में क्या बताया गया है, तो रेशम कीट के चक्र के बारे में पहले यहां पढ़ लेते हैं कि जो आपका रेशम कीट का जो चक्र रहेगा, उस रेशम कीट के चक्र में कौन कौन सी बातें जो है वो हमको याद रखनी है। तो अगर रेशम कीट के चक्र की अगर बात करेंगे, तो रेशम कीट के चक्र की बात कहें तो सबसे पहले तो आखिर जो रेशम है उसकी अगर बात करेंगे कि जो रेशम या जो आपका रेशम पालन किया जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिखा तो है, लेकिन अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अपन पहले वहां समझ लेते हैं, फिर ये पीडीएफ तो कम है, ये तो इसमें लिमिटेड पॉइंट ही हैं जो आपके लिखे गए हैं, लेकिन चूंकि वहां से एक आध बार प्रश्न पूछा गया है तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हमने इसको अलग से तुम्हें पीडीएफ पर ले लिया है समझाने के लिए। देखना आखिर पूरी प्रोसेस होती क्या है। तो यहां पर ये जो दिख रहे हो आप नाम, ये तो एक प्रकार से जो है वो आपको नाम दिख रहा है कि ये एडल्ट सिल्क वॉर्म है, यानी कि ये तो जो आपका रेशम का जो कीड़ा है, जो सिल्क वॉर्म यानी कि जो रेशम का कीड़ा है वो एडल्ट यानी कि वयस्क है, यहां तो वयस्क हो जाता है। शुरुआत इसकी प्राइमरी स्टेज कहां से चलती है, एग से, यानी कि जब यही एडल्ट सिल्क वॉर्म क्या करेगा, अंडे देगा। किसी पत्तियों पर ये क्या करता है, अंडे देता है। अंडे देने के उपरांत आगे जो प्रोसेस बढ़ेगी तो ये रहेगी, यानी कि यहां पर आपकी प्रोसेस चलेगी। ये एग्स यानी कि इसको अंडे कहा गया है कि शुरुआती पहली स्टेज आपकी क्या रहती है, अंडे की रहती है, यानी कि सबसे पहले आपकी जो अवस्था चलेगी वो एग्स की चलेगी। उसके बाद ये जो लिखा है हैचलिंग, हैचलिंग को कहा जाता है नवजात शिशु, यानी कि इसकी जो हिंदी रहेगी वो नवजात शिशु, यानी कि आपके जो अंडे के बाद जो अवस्था कहलाएगी वो नवजात शिशु के रूप में कहलाएगी, यानी कि उसको हम नवजात शिशु कहेंगे। जो हैचलिंग इंग्लिश में दे रखा है उसको नवजात शिशु, यानी कि ये नवजात शिशु है, हाल ही हाल उत्पन्न हुआ बच्चा, यानी अंडे से निकला हुआ हल के हल बच्चा, यानी कि वो बच्चा जो भी हल के हल अंडे से निकला है उसको हम नवजात शिशु कहेंगे। ये जो है वो लार्वा है, ये आपको लार्वा आप दिख ही रहे हो, यानी कि इसको आप कह सकते हो लार्वा, या इसी को आप लार्वा की जगह पर कहीं कहीं शब्द आपको इल्ली मिल जाएगा, क्योंकि ये इल्ली जैसी स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख रही है। कहीं कहीं इसको इंग्लिश में चूंकि लार्वा भी हो सकता और इंग्लिश में इसको एक नाम और दिया जाता है, कहीं कहीं इसको कैटरपिलर भी कहेंगे,
तो अगर कैटल पिलर लिखा हो तो भी परेशान नहीं होना, उस कैटल पिलर का मतलब भी क्या दिया रहता है, इल्ली ही दिया रहता है। यानी कि अगली अवस्था क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी। आप कह सकते हो कि पहले नंबर पर जो अवस्था रहेगी वो अंडे की रहेगी, यानी कि पहले नंबर पर अंडा आएगा, दूसरे नंबर पर जो है वो नवजात शिशु बनेगी, तीसरी अवस्था जो रहेगी वो कैटरपिलर या झिल्ली या लार्वे की कहलाएगी, और चौथी अवस्था जो आएगी वो प्यूपा या कोकून की कहलाएगी, और लास्ट में जो है वो आपका क्या बनेगा, पूर्ण रूप से एडल्ट सिल्क वॉर्म के रूप में क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। अब समझते हैं सर, आखिर ये तो हमने पहले भी सर्किल समझाया है कि इस प्रकार से सर्किल चलता है। अब इसके अंदर की व्याख्या भी तो समझनी है कि आखिर किस किस प्रकार से व्याख्या होती है। तो सबसे पहले जो रेशम कीट का जो चक्र चलता है, इस रेशम कीट के चक्र में जो भी रेशम का पालन करते हैं या जो भी रेशम का उद्योग या रेशम पालन करते हैं, तो याद रखना है कि उस रेशम पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि रेशम कीट के जो आपका पालन है, उस रेशम कीट पालन को क्या कहा जाएगा, तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाएगा, सेरीकल्चर के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। पहला प्रश्न जो कई बार पूछा गया है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, आखिर इस रेशम कीट पालन के लिए ध्यान रखना, इसी रेशम कीट पालन के लिए, इसी सेरीकल्चर पालन के लिए सबसे बेहतर स्थान क्या होता है या कहां पर इसका पालन उपयोगी माना जाता है। तो ये दिख रहे हो, ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां किसकी हैं, तो ये सहतूत की पत्तियां हैं। यानी कि जो आपका सहतूत वृक्ष है, उस सहतूत वृक्ष की पत्तियों पर, याद रखना, सबसे उत्तम अवस्था जो मानी जाती है वो सहतूत वृक्ष की पत्तियां, यानी कि सहतूत वृक्ष की जो पत्तियां हैं, उस सहतूत वृक्ष की पत्तियों पर, यानी कि सहतूत वृक्ष की जो पत्तियां हैं, उन सहतूत वृक्ष की पत्तियों पर सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है कि यहां पर ये अंडे जो है वो बेहतर देंगे, और बेहतर अंडे के साथ साथ बेहतर आपके रेशम का भी क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो है वो आपकी अनुकूल अवस्था क्या, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो सहतूत के वृक्ष पर ही होता है इनका। ये जो पत्ती है वो सहतूत के वृक्ष की ही पत्ती है जिस पर ये अंडे आपको दिखाए गए हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था रहती है वो अंडा देने की, यानी कि शुरुआती पहली अवस्था में आपका क्या दिया जाता है, अंडा दिया जाता है। अब जब अंडा दिया है तो ये अंडा कितने समय तक जो है वो अंडा अंडे की हालत में रहेगा, और कब अंडे से जो है वो बच्चे जो है वो बाहर निकलते हैं, जिनको आप नवजात शिशु कहते हैं। तो याद रखना है कि आपका जो 8 से लगभग 10 दिन यहां पर लग जाते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि लगभग अंडे की जो अवस्था है वो 8 से 10 दिन के बाद आंतरिक निषेचन के परिणाम स्वरूप लार्वा की अवस्था जो है वो क्या हो जाती है, आपकी प्राप्त हो जाती है। यानी कि लार्वा की अवस्था, ये दोनों लार्वा की ही अवस्था है, ये भी लार्वा है, ये भी लार्वा है, लेकिन ये लार्वा की प्रारंभिक स्टेज है और ये लार्वा की जो है वो आपकी पूर्ण स्टेज है दोनों लार्वा की स्टेज, लेकिन इसको हम हैचलिंग कहते हैं। यानी कि अभी हाल तुरंत के तुरंत अंडे से निकला हुआ बच्चा है, तो उसको हम हैचलिंग यानी नवजात शिशु कहेंगे। लेकिन इसको लगभग 2-4 दिन हो गए हैं, लगभग आपके काफी इतना टाइम हो गया है कि अब वो जो है वो कैटरपिलर या इल्ली के रूप में क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। तो याद रखना, लगभग यहां से जो है वो 8 से 10 दिन, यानी कि 8 से 10 दिन के बाद जो है वो अंडे में आंतरिक निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बच्चे हैं वो क्या कराते हैं, आपके बाहर निकल आते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, नवजात शिशु के नाम से जानते हैं। यही नवजात शिशु अब पहुंचते हैं किस स्टेज में, इल्ली या कैटरपिलर या लार्वा की स्टेज में जो है वो पहुंचते हैं। ये लार्वा इस प्रकार से भी पेपर में आपको हिंदी में लिखा मिलेगा, तो आप परेशान नहीं होंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, लार्वा के नाम से ही जाने जाएंगे। अब बात करें थोड़ी सी, यहां पर चर्चा कर लेते हैं रेशम कीट की, जो चर्चा चल रही है उसी में थोड़ा सा और समझना है। देखना, ये जो आपका लार्वा रहेगा, इस लार्वे की विशेषता पर लेते हैं कि आखिर लार्वे की क्या क्या विशेषता है। नाम विशेष याद रखना है, कैटरपिलर, लार्वा या इल्ली, इसी को कहा जाएगा। अब इनकी विशेषता अगर पढ़ें तो अगर देखा जाए सभी अवस्थाओं में, अगर कोई पूछता है सारी अवस्थाओं में जितनी की जितनी आपकी टोटल अवस्थाओं हैं, उनमें सबसे लंबी अवधि कौन सी है, तो याद रखना सबसे लंबी अवस्था, यानी कि जो सबसे लंबी अवस्था रहेगी वो सबसे लंबी अवस्था किसकी मानी जाएगी, वो आपकी लार्वा या इल्ली की मानी जाएगी। यानी कि आपका जो कैटरपिलर, लार्वा या इल्ली जो अवस्था होती है वो सबसे लंबी अवस्था के रूप में जो है वो जानी जाती है। अब कितने दिन की ये अवस्था रहेगी, तो लगभग 30 से 35 दिन, यानी कि ये जो अवस्था रहेगी वो 30 से 35 दिन तक ये अवस्था आपकी क्या करेगी, चलेगी। यानी कि 30 से 35 दिन आपकी कैटरपिलर या इल्ली के रूप में जो है वो आपका क्या रहेगा। इसी इल्ली के रूप में जो रहता है
तो अब वो क्या करता है, इल्ली के रूप में ही रह करके, ध्यान से समझना, इल्ली के रूप में ही वह शुरुआती स्टेज में पत्तियां खाना क्या करता है, प्रारंभ करता है। यानी कि वह इसी सहतूत के वृक्ष पर रहता है, इसी सहतूत की पत्तियों पर रहता है, इसी सहतूत की पत्तियों को खाना प्रारंभ करता है। यानी कि यही सहतूत की पत्तियों को अपने भोजन के रूप में क्या करेगा, खाना प्रारंभ करेगा। हाँ, अभी शुरुआत में ये आपका खाता रहेगा, लेकिन एक समय बाद, ध्यान रखना है, एक समय बाद जो है ये आपका सहतूत की पत्तियों को खाना बंद कर देगा। एक समय बाद ये सहतूत की पत्तियों को खाना बंद कर देगा। समझते चलना है कब, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो अभी केवल इतनी बात समझ में आई होगी कि अंडा शुरुआती स्टेज 8 से 10 दिन बाद लगभग जो है वो नवजात शिशु की अवस्था पर पहुंच जाता है, और फिर थोड़े और आगे भी बढ़ता है 1 और 2 दिन में, तो ये आपका भोजन करना प्रारंभ कर देता है, यानी पत्तियों को भोजन के रूप में खाना प्रारंभ कर देता है। ये कैटरपिलर लार्वा की यही स्टेज कहलाती है जिसमें ये सबसे लंबी अवस्था तक क्या करता है, गमन करता है। यहीं पर ये भोजन भी करना प्रारंभ करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो पत्तियों का भक्षण भी सर्वाधिक करता है। अगर इस अवस्था की अगर बात करें, इसी अवस्था की अगर और थोड़ी बात विशेषता लिख लें, इसी अवस्था के बारे में अगर थोड़ी और विशेषता लिख लें, अगर नहीं तो फिर हम अगले पेज पर लिख देंगे। यानी कि इसी अवस्था की अगर बात कहें, सबसे सक्रिय अवस्था भी कौन कहलाती है, यही। क्योंकि सक्रिय अवस्था इसलिए क्योंकि इसी अवस्था में जो है वो आपका जो इल्ली है या लार्वा है वो आपका क्या करता है, भोजन जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा अधिक ग्रहण करता है, यानी पत्तियों को खाना प्रारंभ करता है। अब जैसे ही यह थोड़ा और आगे बढ़ता है, थोड़े ही और समय आगे बढ़ने के बाद लगभग 15 दिन और 20 दिन के उपरांत, कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं पर ऐसा अनुमान बता रहे हैं कि लगभग जैसे ही कुछ दिन आगे बढ़ते हैं, अब यह क्या करता है कि इसके अंदर एक जोड़ी जो रेशम ग्रंथियां हैं, यानी कि जो इसकी रेशम ग्रंथियां होती हैं, वो आपकी लार ग्रंथियों में क्या कर जाती हैं, बदल जाती हैं। यानी कि पहले ये क्या करता है, खाना खाता है, तो इसके लिए जो खाना खा रहा है, ध्यान से समझना, जो खाना खा रहा है, वे जैसे अपन खाना खाते हैं, तो अपन अपने मुख में भिन्न भिन्न प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे लार जो है वो स्रावित होती है, और उन लार जो आपकी जो लार जो स्रावित होती है, वह लार भोजन में ही मिलके क्या करती है, पाचन में सहयोग प्रदान करती है। तो ये जो आपका लार्वा जो स्टेज है या झिल्ली स्टेज है, इसमें शुरुआत में जो है वो एक प्रकार से रेशम ग्रंथि पाई जाती है। वो एक जोड़ी जो रेशम ग्रंथि है वो किसमें बदल जाती है, एक जोड़ी लार ग्रंथि में बदल जाती है। इसी स्टेज में एक जोड़ी जो आपकी रेशम ग्रंथि होती है, वो रेशम ग्रंथि, ध्यान रखना है, एक जोड़ी जो रेशम ग्रंथि होती है, वो एक जोड़ी रेशम ग्रंथि किसमें बदल जाती है, एक जोड़ी लार ग्रंथि में क्या कर जाती है, बदल जाती है। यानी कि एक जो रेशम ग्रंथि थी वो आपकी किसमें बदल गई है, लार ग्रंथि में क्या कर गई है, बदल गई है। अब ये आपका जो लार्वा है, जो लार ग्रंथि में बदल गई है, तो अब ये लार स्रावित करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। और लार जब स्रावित प्रारंभ करेगा, तो अब ये इस अवस्था में जब ये लार का श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि लार ग्रंथि उसके शरीर में बन चुकी होती है, उस इल्ली के या उस लार्वा के, तो ये लार का श्रवण यानी कि लार को छोड़ना अधिक प्रारंभ कर देता है। और इसकी जो लार है वो बीच में पूरा जीव रहता है, और लार जो है उसके चारों तरफ क्या करती जाती है, ऊपर ही ऊपर उसके ऊपर चारों तरफ लिपटती जाती है। जैसे अगर हम इसको जीव मान लें कि ये आपका जीव है, ये मान लिया ये जीव है, और मतलब ये इल्ली नुमा जीव है, तो इसके ही बाहर जो है वो इस प्रकार से जो है पूरी की पूरी लार जो है वो क्या करेगी, लिपटना प्रारंभ हो जाएगी। ये जो लार है वो उसी के ही ऊपर क्या होगी, लपटना प्रारंभ हो जाएगी, और वो उस लार के ही अंदर, यानी कि उसी लार के पूरे कवच के अंदर वो क्या रहेगा, अंदर आपका प्यूपा, ये जिसको आप इल्ली कह रहे हो या लार्वा जो कह रहे हो, उसी के अंदर जो है वो क्या रहेगा, स्थित रहेगा। अब अगर कहें यही जो आपकी रेशम ग्रंथि, यानी कि जो आपकी रेशम ग्रंथि लार ग्रंथि में बदली है, लार ग्रंथि से निकलने वाली यही लार जो है वो स्रावित हो रही है, और यही लार ग्रंथि से जो लार स्रावित हो रही है, यह जैसे ही वायु के संपर्क में आपके आती है, यानी कि जैसे ही वायु के संपर्क में है आती है, यह वायु के संपर्क में आकर के क्या करती है, एक प्रकार से महीन पतले धागे के रूप में क्या करती जाती है, बदलती जाती है। यानी कि यही लार जो आपकी आ रही है, यही लार
जैसे ही वायु के संपर्क में आती है वैसे ही क्या करती जाती है, एक महीन धागे के रूप में परिवर्तित होती जाती है। जैसे ये देख रहे हो, ये बीच में आपको दिख रहा होगा एक आपको स्ट्रक्चर नुमा संरचना, ऐसे देखो गौर से, तो ये आपको दिख रहा है, ये इल्ली की ही संरचना है पूरी, ये इल्ली की ही संरचना है। और इसी इल्ली के बाहर आप देख रहे हो कि ये आपकी जो लार है वो चारों तरफ से गोल रूप में आपकी क्या कर गई है, चारों तरफ से इसने इसको क्या कर लिया है, घेर लिया है। तो ये वही अवस्था है जब आगे की ओर बढ़ता है तो भोजन ग्रहण करना, अब भोजन पत्तियां खाना बंद कर देता, अब सिर्फ वो क्या करता है, लार का श्रवण ही करता रहता है, क्योंकि एक जोड़ी लार ग्रंथियां उसके अंदर क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। उन लार ग्रंथियों से निकली जो लार है वो जैसे ही वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आकर के वो एक धागा नुमा संरचना का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और यही धागा नुमा संरचना जिसके अंदर आपका क्या रहता है, वो कैटरपिलर या लार्वा रहता है, ये अवस्था किसके नाम से जानी जाती है, इस अवस्था को ही हम प्यूपा या कोकून के नाम से जानते हैं। इसी अवस्था को हम प्यूपा, हिंदी में ये रहेगा, या इंग्लिश कोकून की हिंदी क्या रहेगी, ये रहेगी। यही अवस्था है जिसको हम प्यूपा या कोकून कहते हैं, जिसमें अंदर जीव रहेगा और उसके बाहर चारों तरफ क्या रहेगा, चारों तरफ से उसको धागा जो है वो क्या रहेगा, उसको घेरे रहेगा, या उसकी लार ही उसको चारों तरफ से घेरी रहेगी। लेकिन लार नहीं बचती, क्योंकि वह तुरंत ही जैसे वायु के संपर्क में आती है तुरंत की तुरंत किसके रूप में बदलती जाती है, महीन धागे के रूप में क्या होती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। यहां पर अब अगर अपन को यहीं पर अगर हम लोगों को रेशम धागा प्राप्त करना है, तो रेशम धागा प्राप्त करने के लिए अब आपको एडल्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप एडल्ट तक गए और ये जीव जो है वो आपका एडल्ट सिल्क वर्म इसमें से निकल के बाहर निकल गया, तो फिर आप इससे प्यूपा या कोकून से क्या नहीं कर सकते हो, धागा प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कर पाओगे, थोड़ा बहुत निकलेगा, कम निकलेगा। लेकिन अगर आपको इस प्यूपा या कोकून से अच्छा धागा प्राप्त करना है, अच्छा रेशम धागा आपको प्राप्त करना है, तो फिर आपको इस जीवित एडल्ट सिल्क वॉर्म को ही, यानी कि ये निकल ना पाए इस प्यूपा या कोकून से, ये जो प्यूपा या कोकून में ये आपका जो जीव है, जो रेशम का कीड़ा है, वो अंदर ही बना रहे, और उसको जीवित अवस्था में ही हम किसी गर्म पानी में उबालने के लिए क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो जैसे ही उसको उबालने के लिए डालेंगे, अब वो लगभग आपका क्या हो जाएगा, जो पहले टाइट हुआ करता है वायु के संपर्क में आके, अब थोड़ा सा क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। और फिर उसी लूज हुए से हम क्या निकाल लेते हैं, महीन महीन धागे क्या कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। रीलिंग विधि से हम उनको क्या कर लेते हैं, समेट लेते हैं। रीलिंग का मतलब है लपेटना, जैसे पतंग नहीं करते, रील कर लेते पतंगी, कोई सुई धागा की डिब्बी है उसको हम रील कर लेते, तो उस रील के माध्यम से, जिसको रीलिंग विधि कहते हैं, हम किसी दूसरे जगह पर उसको क्या कर लेते हैं, लपेटते जाते हैं। अगर ये निकल गया तो बेहतर आपको धागा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यही किया जाता कि इसके जिंदा रहते, इसको इसी में रहते हुए इसको जिंदा ही क्या कर दिया जाता है, गर्म पानी में, खौलते पानी में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ये इतनी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये कोकून को गर्म पानी में ही डालते हैं, उबालते हैं, जिससे कीट क्या कर जाता है, मर जाता है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया अगर कोई कहे क्या कही जाती है, एक लाइन लिख लेते हैं, स्टिफलिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो स्टिफलिंग, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो स्टिफलिंग कहलाई। ये आधा फा है और ला पर कोई मात्रा नहीं है, स्टिफलिंग। तो अगर कोई कहे कि ये स्टिफलिंग क्या है, कोकून को जीवित ही, जो आपका रेशम का कीड़ा है उसको जीवित ही गर्म पानी में उबालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टिफलिंग कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं ताकि आप समझ पाओ, और जहां पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। सर हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, हाँ ये जरूर बात है कि जो रेशम का धागा है वो किस विधि से निकाला जाता है, तो रेलिंग विधि से जो है वो निकाला जाता है। रेलिंग विधि से जो है वो क्या है, निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब ये जो आपका एडल्ट सिल्क वार्म कब बनता है, तो इस प्यूपा के, ध्यान रखना है, इस प्यूपा के 10 से 12 दिन बाद, यानी कि प्यूपा की जो अवस्था से 10 से 12 दिन बाद क्या बनता है, ये एडल्ट सिल्क वार्म बनता है। तो एडल्ट सिल्क वार्म बनने से पहले, यानी कि एडल्ट सिल्क वार्म ना बन पाए, एक वयस्क रेशम का कीड़ा ना बन पाए, उसके पहले ही इस प्यूपा या कोकून को क्या कर दिया जाता है, गर्म पानी में डाल दिया जाता। तो गर्म, अब इसको गर्म देखना, पानी में, गर्म पानी में उबालने की प्रक्रिया स्टिफलिंग, और
उस रेशम के जो ढीला हो जाएगा उससे धागा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रेलिंग विधि कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए अब यहां से एक पॉइंट और लिख लेते हैं, जरा समझना। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, चाहो तो नहीं, वैसे काफी कंप्लीट है, इतना ही काफी है जो आपको याद रखना है। ये भी काफी है। एक कोया यानी कि एक कोकून से या एक प्यूपा से लगभग देखा जाए तो 1000 से लेके 1200 मीटर के आसपास धागा निर्मित किया जाता है। यानी कि एक कोकून से 1000 या 1200 मीटर के आसपास धागा क्या किया जाता है? तैयार होता है। इसका वजन भी काफी होता है, लगभग 1.8 से 2.2 किलोग्राम तक इसका वेट रहता है। एक कोकून का वजन जब पूर्ण रूप से वो तैयार हो जाता है कोकून, तो उसका वजन जो है वो लगभग 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम का मतलब 1.5 किलो से ऊपर और 2 किलो से नीचे, यानी कि 1 किलो 800 ग्राम से लेके 2 किलो 200 ग्राम के मध्य इसका क्या रहता है? वेट रहता है। चलिए अब चलते हैं उस थ्योरी पर जो अपन को पीडीएफ में पढ़ने को मिल रही थी। ये आपको थोड़ा याद रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए अब कहें यहां रेशम पालन को सेरीकल्चर हम कहते हैं। रेशम पालन के लिए सबसे अच्छा पौधा शहतूत का होता है। अब तो ये हंसी खिलौने वाली बात हो गई, तुमने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया है। रेशम पालन को किसको कहा जाता है? सेरीकल्चर। रेशम पालन के लिए सबसे अच्छा पौधा जो है वो आपका क्या कहलाता है? शहतूत कहलाता है। शहतूत के वृक्ष पर या पत्तियों पर होता है। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, रेशम का नरकीट अपनी मादा कीट को कई किलोमीटर दूर अर्थात 3 किलोमीटर दूर रहते भी क्या कर लेता है? पहचान लेता है। ये एक अभी ये आपके उस पेपर में आ चुका। वो कहते हैं, प्रश्न भी देखो क्या एकदम फिल्मी तर्ज के गाने पर पूछा गया कि एक कीट कहता है कि तुम चाहे मुझसे कितनी भी दूर रहोगी लेकिन मैं तुम्हें तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ऐसा किस कीट के बारे में कहा गया है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि रेशम का कीट जो है वो नर कीट यानी कि मेल कीट जो है वो फीमेल कीट को कई किलोमीटर दूर से क्या कर लेता है? पहचान लेता है, लगभग 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, ये कहें कि ये जो आपका पहचान लेता है तो ये एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं। ध्यान रखना, ये एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं जिसको बॉम्बी कॉल कहा जाता है। उसी के कारण ये क्या करते हैं? कीट पहचान लेते हैं। तो आप उसको ये लिख लें, ये छूट गया यहां पर शायद, बॉम्बी कॉल। ये जो महक है, उनकी जो गंध है वो बॉम्बी कॉल कहलाती है। तो बॉम्बी कॉल गंध के कारण जो नर कीट है वो मादा कीट को यानी कि फीमेल कीट को कई किलोमीटर दूर से क्या कर लेता है? पहचान लेता है। ये एक गंध है, ये खुशबू है, यानी कि खुशबू कहो आप, गंध ना कहो, यानी कि एक खुशबू है जो बराबर जो है वो आपकी क्या रहती है? निकलती रहती है इन कीटों से। तो वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। अच्छा, भारत में इसका उत्पादन कहाँ किया जाएगा? तो लिखा ही है जैसे कि भारत में इसका उत्पादन शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के राज्यों में क्या किया जाता है? किया जाता है। बात समझ में आई होगी सर। चलते हैं अब आगे। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो सर, बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं सर? चलिए देखना, यहां से लगभग रेशम का कीट कंप्लीट हो गया। अब लगभग कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से इसको कंप्लीट मान सकते हो और बढ़िया से इसको रिवीजन करो। आप चाहे नोट्स बनाओ, वो आप जैसे भी चाहो उसको याद रखना है आपको। चलिए अब इसके बाद फिर अभी हमारे पास तो पीडीएफ की कमी नहीं है सर, बहुत सी पीडीएफ हैं और उनको आपको पढ़ना भी है। देखना, फिर अगले देखते हैं कि हमने लगभग ये पढ़ लिया है, मकड़ी भी पढ़ ली और कबड्डी अभी पढ़ना है। ठीक है, कबड्डी पढ़ना शेष है। लेक्चर वर्ड्स ईयर भी पढ़ना शेष है। ठीक है, लगभग इनमें से हमने सब पढ़ लिया है। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कबड्डी। आपके उसमें हुतू तुतू के नाम से है ये, और अधिकतर चित्र हमने इसमें अब शामिल कर लिए हैं ताकि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये टॉपिक तो कबड्डी है, यानी कि कबड्डी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है वो हम लोग कबड्डी खेलते हैं। लेकिन इसमें जो प्रश्न आया है वो सिर्फ कर्णम मल्लेश्वरी से पूछा गया, यानी कि जो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं उनके बारे में ही बार बार प्रश्न यहां से आया है। ये कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ये कौन थी? तो ये एक प्रकार की जो है वो एथलेट्स थी, यानी एथलेटिक्स थी। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग का क्या करती थी? काम करती थी। ये शुरुआत से ही लगभग ये जब कम उम्र की थी
आपकी 12 से 16 वर्ष के आसपास थी ये, तभी से ये बराबर क्या कर रही थी, वजन उठाने का काम करने लगी थी, यानी कि वजन उठाने की प्रैक्टिस, प्रशिक्षण, अभ्यास करने लगी थी। और लगभग वयस्क होते होते जब इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती तो 130 किलोग्राम वजन ये क्या कर सकती थी, उठा सकती थी। और 130 किलोग्राम वजन उठा करके इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीते हैं, कई पदक प्राप्त किए हैं। चलिए, तो इनके बारे में पढ़ना है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो आपकी क्या है, तो वेट लिफ्टर हैं या भारोत्तोलक हैं, या एथलेटिक्स कहें तो एथलेटिक्स भी रहेंगी। अगर कहें कर्णम मल्लेश्वरी ने तो 12 वर्ष की आयु से, भाई हमने कहा 12 से 16, तो 12 वर्ष की आयु में इन्होंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया था। आप भी जानते हो कि कोई व्यक्ति जब शुरुआत से ही किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है तभी वो कर पाता है। सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी, कोई अन्य खिलाड़ी महान कैसे बन गया, बचपन से उसने वही काम करना प्रारंभ किया कि भाई हमें ये काम करना है आगे जाके। सचिन कहता है कि हम 16 साल की उम्र से खेले हैं, ऐसे विराट कोहली कहता है हम बचपन से ही जो है वो सचिन को देख देख कर बड़े हुए हैं। तो कई खिलाड़ी हैं, चाहे वो आप इन क्षेत्र में कहें चाहे अन्य क्षेत्र में कहें। अभी आप जब पर्वतारोही की कहानी पढ़ेंगे तो पर्वतारोही में जब आपकी बछेंद्री पाल आएंगी तो बछेंद्री पाल की जब आप कहानी पढ़ेंगे तो वो भी इन्हीं से मिलती जुलती है। वो कहती है मैं तो जब 6 से 7 या 8 वर्ष की हुआ करती थी तभी मैं लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी पर चढ़ गई थी खेलते खेलते, और रात हो गई तो फिर मुझे वहीं पर निवास करना पड़ा और फिर मैं अगले दिन वहां से उतर के आ पाई। तो वही कि बच्चे शुरुआत से ही क्या करते हैं, ये कार्य करना प्रारंभ कर देते। तो यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु में ही ये क्या कर दिया था, कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया था। हुआ है 130 किलोग्राम के वजन को उठा सकती थी, यानी कि शुरुआत इन्होंने कम वजन की लेकिन बाद में ये लगभग 130 किलोग्राम वजन तक को क्या कर सकती थी, उठा सकती थी। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 29 पदक प्राप्त किए, यानी कि वही जो आपके गोल्ड मेडल हुए, स्वर्ण पदक हुए, कांस्य पदक हुए, रजत पदक हुए, तो इन्होंने द्वारा जो प्राप्त किए गए वो लगभग 29 पदक क्या किए गए, कुल अब तक प्राप्त किए गए। यह कहां की रहने वाली थी, तो यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनकी बहनें भी थी 4, वो भी क्या करती थी, रोज वेट लिफ्टिंग का काम करती थी, यानी कि रोज के रोज वजन उठाने का काम करती थी। बात समझ पाए। लेकिन भारोत्तोलन में सबसे अच्छा नाम जो किया वो उन्होंने किया केवल कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा किया गया। चलिए, अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो ये जो दिखाया गया है ये फूलों की घाटी, क्योंकि फूलों से रिलेटेड एक टॉपिक है, उस फूलों से रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब एनसीईआरटी में जहां जहां आपके दिए हैं, ये अब आप कहो ये पूरा एक टॉपिक था। इस टॉपिक से हुतु तुतु नाम का एक टॉपिक मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, उससे बस केवल इतना पढ़ना है, बस यही इंपॉर्टेंट। बाकी नहीं कि सारी चीजें आप पढ़ो, नहीं, बिल्कुल वहां से नहीं आता है, केवल यहां से आता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपका टॉपिक है तो फिर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। कोई कहे यहां से क्या आता है, तो ये फूलों का जो फुलवारी टॉपिक है, इस फुलवारी से जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। इस फुलवारी में कई बार ये भी पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में है। अब ये विशाल बड़े पैमाने पर आप देख रहे हो, ये पहाड़ है, ये बीच से पानी आ रहा है, चारों तरफ जो है वो आपका फूल ही फूल लगे हैं। एक प्रकार की घाटी है, आपका नमी युक्त क्षेत्र है, तो वहां पर बड़ी मात्रा में क्या होती है, यहाँ पर फूलों की पैदावार जो है वो होती है। यहाँ पर भी बहुत अधिक फूलों की जो है पैदावार है। ये भी फूल है, ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी फूलों की घाटी है। एक शांत घाटी है, ध्यान रखना, साइलेंट वैली, वो आपकी यहाँ नहीं है, वो आप कहाँ है, केरल। लेकिन ये आपकी जो है वो कहां पर है, उत्तराखंड। ये जो फूल हैं, इत्र बनाने का कार्य कहां पर किया जाता है, तो ये कन्नौज, उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज में होता है। बड़ी बड़ी मात्रा में ट्रकों में फूल भर के आते हैं कन्नौज में, और फिर वहां पर क्या किया जाता है, इत्र बनाने का काम किया जाता है। बेहतर से बेहतर अच्छे किस्म का इत्र जो है वो कहां पर तैयार किया जाता है, कन्नौज में तैयार किया जाता है। जैसे आगरा वगैरह आप जाते हो तो आप कहते हो कि पेठा नगरी के रूप में जानते हैं, वहां पेठा बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इत्र जो है वो तैयार किया जाता है। बात समझ पाए कि नहीं। चलिए, दिया सलाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान या कौन सा जिला फेमस है, तो बरेली जो है वो दिया सलाई के लिए क्या है, आपका फेमस है। फिर अगर बात करें, अब इसके आगे आप कहो तो कल चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है वो उत्तर प्रदेश में ही रहने वाली लड़की के बारे में बताया गया है। एक फिरोजा नाम की लड़की है और एक नीलिमा नाम की लड़की है। इन दोनों को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो पेपर में पूछा जाता है कि बताओ कचनार के फूल कहाँ पाए जाएंगे, तो टिक करने के लिए आएगा उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। ये कचनार के फूल रहे, ये जो है वो आपके कचनार पेड़ है, उसके ये फूल हैं।
एक प्रकार की ये छोटा गमले में भी लग सकता है, ये पौधा झाड़ियों जैसा रहता है। तो इसकी आप ये फलियां भी रहती हैं, आप इसकी फलियों की भी सब्जी खा सकते हो और चाहो तो इसके कचनार के फूलों की भी सब्जी बना के खा सकते हो। अगर कहें, हाँ फायदा भी बहुत करती है, ऐसा नहीं है, काफी फायदा करती है। हर प्रकार का विटामिन अगर देखा जाए तो विटामिन सी के मामले में इसमें 5 गुना विटामिन सी उपलब्ध रहता है। मतलब कई क्षेत्र में आप B12 कहें तो वो भी इसमें बड़ी मात्रा में है, आयरन कहें वो भी इसमें है, मतलब अधिकतर चीजें जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगी। ऐसे ही केरल की रहने वाली जो यामिनी है वो किसकी सब्जी बना के खाती है, तो केलों की सब्जी उसको बहुत पसंद है और वो केले के फूलों की सब्जी बनाकर क्या करती है, खाती है। तो याद रखना कि पेपर में आता है केरल की सब्जी को कहां से मिलाना है, केले की सब्जी को कहां से मिलाना है, केरल, केले की सब्जी केरल। जबकि कचनार के फूल कहां मिलाओगे आप, उत्तर प्रदेश। और इसके बाद सहजन के फूल आपके आएंगे तो उनको और याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि ये केरल की जो यामिनी है, ये देख रहे हो ये पूरे के पूरे ये केले हैं और ये केले का जो है ये आपका केले का फूल है। इसी केले के फूल की क्या की जाती है, सब्जी जो है वो तैयार की जाती है। ये महाराष्ट्र की जो ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद हैं। यानी कि महाराष्ट्र में किसके पकोड़े तैयार किए जाते हैं, तो ये सहजन के फूल हैं। ये सहजन के फूल के जो पकोड़े हैं वो क्या किए जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहां पर इनको बनाया जाता है। ये भी याद रखनी है। अब ये दादी माँ का एक नुस्खा है, तो तुम इसको याद रख लोगे। दादी माँ क्या कहती हैं, दादी माँ अपना ही एक नुस्खा बताती हैं बच्चे को। कहती हैं बेटा गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लेते हैं और उसमें कुछ बूंदे यदि हम नींबू की डाल लेते हैं तो इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा जो है वो नहीं फटती। तो पेपर में ये पूछा गया है 2 बार, ध्यान रखना सीटेट में, कि किसके इस्तेमाल से जो है वो त्वचा नहीं फटती है। तो आप कहोगे कि ग्लिसरीन और गुलाब जल, और उसमें अगर 2 बूंदे किसकी डाल लें, कुछ बूंदे नींबू की डाल लें तो जो है लगाने से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है, यानी कि आपके बहुत सारे फूलों से छोटी सी इत्र की शीशी बनती है। तो छोटा सा इत्र जब आप यूज करोगे तो पूरे आसपास के क्षेत्र को क्या कर देगा, महका देगा। जैसे कोई इत्र लगा के आता है तो आप भी समझ जाते हो कि भाई साहब आज परफ्यूम यूज करके आया है कोई ना कोई, यानी कि छोटा सा इत्र भी क्या करता है, बड़ी खुशबू प्रदान करता है। तो इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक भर के फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अधिकतर जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज है वो उत्तराखंड के पास ही पड़ता है। तो जो उत्तराखंड की जो यहाँ भी फूलों की घाटी है, वहां से आसपास के क्षेत्रों से जितने भी फूल पहुंचते, कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आज पढ़ लेते हैं। इसके आगे अभी ये कंप्लीट भी है, तो इसके आगे अगली PDF कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हमने तुम्हें एक्स्ट्रा